आशंका है झाड़ियों के पास से अधजला शव मिला है। पुलिस भी हत्या की आशंका जता रही है। पहचान छिपाने के मकसद से शव जलाया गया। चकधरपुर में यह अज्ञात शव मिला है तो हत्या कर शव जलाने की आशंका। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी जुटान यहां पर झाड़ियों के पास से ये अधजला शव मिला है, जिसको देखिए पुलिस जो है हटाती हुई दिख रही है। पुलिस भी हत्या की आशंका जता रही है और पहचान छिपाने के मकसद से शव जलाया गया, ऐसा पुलिस का मानना है। चकधरपुर में यह अज्ञात शव मिला है, पहचान नहीं हो पाई है। तो ये चाईबासा से बड़ी खबर। और चतरा से भी बड़ी खबर है, जहां खदैया नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बिना बारिश नदी में पानी आ गया। तेज धारा में जीजा साले बह गए। ग्रामीणों ने साले को बचा लिया। बेहोशी की हालत में अस्पताल भेजा गया, लेकिन जीजा अब भी लापता है। पुलिस और ग्रामीण तलाश में लगे हुए हैं। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टंडवा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से खदैया नदी में अचानक बाढ़ आ गई और जीजा साले इस पानी में चले गए और बिना बारिश नदी में अचानक से पानी आया। और इस घटना के बाद से देखिए लोग भी मौके पर मौजूद हैं। जीजा लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस और स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। पुलिस और ग्रामीण लगातार तलाश कर रहे हैं। टंडवा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। खदैया पुल पर गाड़ी धोने क्रम में अचानक उधर से बाढ़ आ गई और बाढ़ आने में गाड़ी और ये दोनों लड़का बह गया। उसके बाद घर पकड़ में ये निकला और ये को पते नहीं, गाड़ियों पता नहीं। खबर बोकारो से है, जहां डीएमएफटी फंड में लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। लिखित आरोप राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाया गया है। पत्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में मनोनयन के आधार पर बाजार दर से कई गुना अधिक दामों में सामानों की खरीदारी शामिल है। इसी में एक मामला बोकारो के विभिन्न इलाकों में हाई मास्ट लाइट लगाने का भी है। दरअसल पूरे बोकारो जिले में हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी डिलीजेंट सर्विसेज को हायर किया गया था, जिसमें कंपनी को 18 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की भुगतान की गई। कंपनी पर आरोप है कि बाजार दर से कई गुना ज्यादा में काम किया गया। आप देखेंगे कि जरीडी प्रखंड परिसर है, प्रखंड कार्यालय के आसपास लगभग 9-10 लाइट लगा है, जो इस लाइट का और इस पैसे का दुरुपयोग है। और विश्व सूत्रों से जो पता चला है कुछ मुखियाओं के द्वारा कि एक लाइट का कीमत लगभग 9-9.5 लाख रुपया है, और जबकि इसका मूल्य ओरिजिनल मूल्य इसका 3-3.5 लाख रुपया है। और इस प्रकार से लाखों करोड़ रुपया का घोटाला है, जिसका कि हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम मांग करेंगे कि जो बोकारो जिले में जो डीएमएफटी फंड का जो बड़े पर जो घोटाला किया गया है, इसकी जांच ईडी या सीबीआई के द्वारा कराई जाए। कितने की राशि है और किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, एड्रेस के साथ हमने मांगा था, जिसका हमको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसके प्रधान खदान और माइंस जहाँ होता है वहाँ पे लगाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें अरबों रुपया का घोटाला है और ये विभागीय द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। बोकारो उपायुक्त बोकारो और मैनेजमेंट कमेटी को 5 करोड़ तक के पिछले कुछ दिनों तक 5 करोड़ तक के ऑर्डर को सैंक्शन करने का पावर था और 5 करोड़ से ज़्यादा का सीएम और कैबिनेट के पास था, लेकिन इनके द्वारा 13 करोड़ तक का एक बार में ही सैंक्शन किया गया है। और ये ग्लोबल टेंडर से बचाने के लिए और अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए उस टेंडर की राशि को 5 करोड़ के नीचे करके ज़्यादातर लोग को आवंटित किया गया है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में लूट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर डीएमएफटी फंड को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। साथ ही पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सरकार खुद शामिल है। अगर सीएम दोषी नहीं है तो उनको इस लूट की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में
जहां सरकार इन्वॉल्व हो तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में तमाम भ्रष्टाचारी जमे बैठे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो राज्य की एजेंसियां जांच करेंगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार हमारी पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हम भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? और हमें लगता है कि बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार की बात तो आप करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को तो आप अपने दल में सम्मिलित किए हुए हैं। खबर जामताड़ा से है, जहां के बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधव चंद्र महतो 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। बीजेपी सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर और रिम्स 2 के नाम पर कृषि भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य में रिम्स 2 क्यों, रिम्स 3, रिम्स 4, रिम्स 5 बने, लेकिन उसके लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने की बात कही। सितंबर 2025 को सूर्या हांसदा के कथित इनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंडों में एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन करेगी। तो एक व्यक्ति जो पुलिस ने, जिन पर आरोप है कि भाई पुलिस ने मारा, उनका डीजीपी, सीआईडी का डीजीपी है, तो इनसे न्याय का आशा नहीं किया जा सकता है, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है और साथ ही रिम्स 2 के नाम पर रांची के नगड़ी में जिस प्रकार से किसानों के कृषि योग्य जमीन का तथाकथित अधिग्रहण की बातें वर्तमान सरकार कर रही है, हम चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, रिम्स 4 बने, रिम्स 5 बने। जैसा कि आप जानते हैं, एम्स आज पूरे भारत के विभिन्न स्टेट में अलग अलग जगहों में रिम्स का ब्रांचेज खोला है। भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये चाहता हूँ कि अलग अलग प्रमंडलों में रिम्स का शाखा खोले ताकि पेशेंट का बैरिकेटिंग हो और स्थानीय स्तर पर रोगी का इलाज हो। तब हम मानेंगे कि ये सरकार वास्तविक में हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति स्वावलंबी है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर 11 सितंबर को सभी प्रखंडों में 11 बजे से प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अपने राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड की असली बीमारी बीजेपी को करार दे दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे बांग्लादेश भेजने वालों की झारखंड में कब्र खोद दूंगा। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल झारखंडी अस्मिता को कुचला, बल्कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। मैडम, मुझे उस इरफान अंसारी से मिलना है। हम देखना चाहते हैं जो कौन सी माँ होगी जिसने ऐसे इरफान अंसारी को पैदा किया। अरे ओ भाजपा वाले, द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को, कहता घुसपैठिया बोलता है आपको। बताइए, घुसपैठिया लगता है आपको? वो तो भगा है अभी चुनाव में। कभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं, कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है। अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। घटिया स्टेटमेंट देना कि बीजेपी की कब्र खोद देंगे,
अरे भारतीय जनता पार्टी की कब्र क्यों खोदोगे भाई? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम से कम चिता खोजो। माथा में हमेशा कब्र ही घुसा रहता है। कब्र, मस्जिद, मदरसा, इससे आगे कब बढ़ेंगे ये लोग? ये घृणित लोग हैं। समाज को बांटने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीजेपी की कब्र खोदने वाले बयान के वायरल होने के बाद से बीजेपी हमलावर है, जिसके बाद बोकारो पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चियों ने बताया कि उन्हें स्कूल में बांग्लादेशी बोलकर ताना मारा जाता है और इसलिए उन्हें स्कूल से हटा दिया गया। इसी पीड़ा में मैंने बीजेपी वालों पर कहा कि आप अब हमें अपमानित करने का काम बंद करें, नहीं तो कब्र खोद देंगे। कब्र खोदने की भाषा आम भाषा है। जब हम एक बच्चे के कार्यक्रम में गए तो बच्चियां हमको बोल रही, सर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, अब हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हम बोले क्यों, क्या हुआ? तो देखिए ना, हमारे जो कलीग्स हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो हमको ताना देते हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम लोग घुसपैठिया, तुम लोग झारखंड आ गई हो। तो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, हमारे मॉरल हमारा डाउन हो गया सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, हम लोग को स्कूल छोड़वा दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम घर में रहेंगे, बिना पढ़े रहेंगे, लेकिन कम से कम सम्मान से जिएंगे। तो मैंने कहा कि भाजपा वाले गाली देना बंद करो, बांग्लादेशी बोलना बंद करो, बच्चों पर गला असर जा रहा है, ज्यादा बोलोगे तो कब्र खोद दूंगा मैं। हाँ मैंने कहा है, तो कब्र खोदने का मतलब क्या? आम भाषा है। मैं भाजपा को हम कब्र खोद सकते हैं क्या? भाजपा तो हमें लगता है कि अमेरिका से ही बड़ा है भाजपा, अभी ट्रम्प से ही बड़ा है भाजपा, अभी ट्रम्प भी भाजपा पैर छू रहा है अभी। तो इतनी बड़ी ताकत को हम बोलेंगे कब्र खोद देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इरफान अंसारी अपने क्षेत्र की जनता के बीच पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर बीजेपी ने इरफान पर तंज कसा और उन पर स्वास्थ्य विभाग में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बता दें कि इरफान अंसारी ने खुद भी अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया था। तो ये तस्वीर देखिए जहां इरफान अंसारी पैसा बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग हैं जो एक एक करके इस टेबल के पास आ रहे हैं और उन्हें हाथ में पैसे थमाए जा रहे हैं, जिसके बाद से अब बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही है। देखिए, हमारा इस पे ये स्टैंड है कि इरफान अंसारी का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पूरे के पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठ गया है। पूरे विभाग को चौपट करके यह व्यक्ति हमेशा दूसरों कामों में तांचा कर रहे हैं। कल ही एक वीडियो सरफेस हुआ है जहां पर इरफान अंसारी लाइव फेसबुक पर वहां के लोग जो उनके साथ में आए थे स्वास्थ्य की सुविधा को मांगने के लिए, उनको 100-100 रुपए कहीं ना कहीं बांट रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए, अपने जो उनके पाप है उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं, बार बार अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं। और हमारा यही कहना है कि इरफान अंसारी सब बंद कर दे और सबसे पहले अपना मानसिक इलाज वो जाकर के करवाएं अच्छे से। और देखिए, अब खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को रविवार देर रात जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद बोकारो एसबीआई और जामताड़ा एसपी को इसकी सूचना दी गई। जांच के दौरान पता चला है कि यूपी से मंत्री जी को जान से मारने की धमकी मिली और सिम को नॉर्थ ईस्ट से संचालित किया जा रहा है। तो देर रात कॉल कर मारने की धमकी दी गई है। आरोपी के यूपी से होने की सूचना मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि सिम को नॉर्थ ईस्ट से संचालित किया जा रहा है, जो जांच अब तक पुलिस कर पाई है। मेरी लड़ाई रहती है, विचारधारा की लड़ाई रहती है। पार्टियों में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अन्य पार्टी में तो हम तकरार तो चलता ही रहता है। हम सेकुलर हैं और जनता ने हमें जिस पद पे दिया है तो ऑब्वियस मैं आवाज़ उठाऊंगा ही। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है मुझे।
और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग तो, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं, धमकी से डरने वाला नहीं। देखिए वो जो घटना घटी देर रात्रि, तो उसके बाद हमने रात में ही फ़ोन किया था, हमारे बोकारो के एसपी साहब से बात हुई थी और हमारे जिला एसपी जामताड़ा से भी बात हुई थी। तो उसी समय हमने कॉल को ट्रैक पे लगवाया था और उसके बाद जो जानकारी सामने आई, तो वो कॉल आपका बनारस से आया था। बनारस से कॉल किया गया था और जो सिम से कॉल आया था, वो सिम आपका नॉर्थ ईस्ट का है। तो आए दिन जो मैं देखता हूँ, जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और काफ़ी हुजूम उमड़ पड़ता है। जहाँ भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा को मैं समझता हूँ कि थोड़ा और अगर उसे दुरुस्त कर दिया जाए और थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो वो सही होगा। क्योंकि अगर घटना घट जाती है, मान लीजिए अगर आपको कोई धमकियाँ दे रहा है, तो वी हैव टू बी अलर्ट। और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को उसे सीरियसली टेकअप करना चाहिए और कहीं न कहीं सुरक्षा को और दुरुस्त करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो और भी लेयर बढ़ानी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात फिर से धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक धमकी के बाद इरफान अंसारी बोकारो सर्किट हाउस में मौजूद थे, लेकिन धमकी मिलने के बाद भी उनकी सुरक्षा में कोई जवान तैनात नहीं दिखे। सर्किट हाउस में अतिरिक्त सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा का क्या हाल है? आप देखिए, यह गाड़ी है, यह सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस में मंत्री मौजूद हैं, लेकिन सर्किट हाउस में किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। रात में मंत्री को उड़ाने की धमकी दी जाती है। आप देख सकते हैं सर्किट हाउस की स्थिति कि किस प्रकार से सर्किट हाउस में कोई भी आ जा सकता है और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अब हम तस्वीर दिखाएंगे कि जिस कमरे में स्वास्थ्य मंत्री हैं उसका क्या हाल है। क्या स्वास्थ्य मंत्री के सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई पदाधिकारी हैं या फिर कोई जवान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि राज्य के मंत्री को जान से मारने की धमकी मिलती है और उसके बाद यहाँ की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। मंत्री जो है इसी कमरे में मौजूद हैं और इसी कमरे में है। आप देख सकते हैं दामोदर इस कमरे का जो है वो नाम है और इसी में मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जिस प्रकार से देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर से नीचे तक दिखाया, मंत्री को धमकी मिलती है, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है कोई भी सिक्योरिटी तैनात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा सुरक्षा में लैक है और इनके भी सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद नहीं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इरफान अंसारी को बार बार उड़ाने की धमकी मिल रही है, उनकी सुरक्षा को भी ऑडिट करने की जरूरत है कि आखिर इतने लापरवाह जिला प्रशासन या फिर उनके सुरक्षाकर्मी क्यों हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। तो देवघर में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने इरफान अंसारी को धमकी देने के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इरफान इस धरती का बेटा है, मूल रूप से जनप्रतिनिधि हैं और अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो यही हो रहा है। हम लोग राजनीति में असेंबली में लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई वैचारिक होती थी, तो यह दुर्भाग्य है कि आज राजनीति इस तरीके से हो रही है। में आजकल जो है वो जब कोई विषय नहीं होता है उनके पास, जब कोई आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल नहीं होता है, तो जितना उग्र भाषा बोल करके अपने आप को प्रचारित करना चाहते हैं, अपना छपाना चाहते ही है, मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। इरफान इस धरती का बेटा है, बाप उसका सबसे ज़्यादा वो मुसलमान कहने को रहा है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया या इरफान का भी तो वो एक मूल रूप से जनप्रतिनिधि है। पलामू जिले में अपने कलेजे के टुकड़े को 50,000 में बेचने वाली मां पिंकी देवी को नवजात वापस मिल गया। CWC ने बच्चे का रेस्क्यू किया। मां और बच्चे को अपनी निगरानी में मेदिनी नगर लाया। मां और बच्चे को मेडिकल जांच के लिए MMCH में भर्ती कराया गया। सिविल सर्जन की निगरानी में मेडिकल जांच हुई। महिला बीमार थी, इसको लेकर मेडिकल जांच कराई गई। दरअसल लेस्लीगंज के लोटवा गांव की पिंकी देवी ने अपने नवजात बच्चे को 50,000 रुपए में बेच दिया था। खबर चलने के बाद CM हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया और DC के आदेश के बाद बच्चे को CWC ने रेस्क्यू किया है। CWC की जो पूरी टीम है वो यहाँ लेस्लीगंज प्रखंड में पहुंची हुई है। नवजात बच्चे की जो जैविक माता है, फिलहाल CWC और लेस्लीगंज के पुलिस और जिला प्रशासन के मदद से उसकी जैविक माता को सुपुर्द कर दिया गया है। बच्चा रिकवर हो गया है। बच्चा जैविक माता के संरक्षण में भी है। अब इसमें CWC जो है उस बच्चे को और बच्चे की माता को अपने संरक्षण में लेकर फिलहाल हम लोग इसको अपने देख रेख में रखेंगे।
ये बच्चे को ये किया गया है, बेचा गया है, जो मीडिया के माध्यम से पता चलने के बाद उसको वापस भी कराया जा रहा है। तो ये इसके बारे में आज तक इन्हें कोई परेशानी है, इन्हें कोई बीमारी है या इन्हें कोई और ऐसी किसी प्रकार से ये जरूरत है, हमसे कभी मिलने के लिए कभी कोई नहीं आया। ये लोग अगर आया होता तो मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन हम 5-7 लोगों को ऐसे डाल्टनगंज से ले करके और रिम्स से ले करके और लेस्लीगंज ऐसे पार्टी में इलाज हम लोग करवाते रहते हैं। और रामगढ़ से इस बीच बड़ी खबर, जहां रविवार देर शाम जेवर दुकान में लूटपाट हुई थी और दुकान में 4 अपराधी घुस गए। लूटपाट के दौरान दुकानदार से मारपीट हुई, बंदूक की बट से संचालक को पीटा गया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सतकोडी नगर की यह घटना सामने आई है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां लूटपाट के दौरान ये मारपीट हुई, बंदूक की बट से मारपीट की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से गुत्थम गुत्थी हो रही है और यहां पर जो अपराधी हैं वो हाथ में हथियार लिए हुए पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर शाम जेवर दुकान में लूटपाट हुई थी। 4 अपराधी देखिए कैसे घुसे हुए हैं, पिस्टल तानते हुए भी दुकानदार पर दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद खान हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। जावेद, ये तस्वीर सामने आई है और अभी अपडेट क्या? जी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बताना चाहेंगे ये घटना रामगढ़ थाना से महज 300 मीटर की दूरी पे सतकोडी नगर में रविवार शाम को घटित हुई थी। जब दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय 4 अपराधी जो हेलमेट और टोपी पहने हुए थे अंदर घुसे और संचालक के साथ मारपीट करने लगे। अब देखिए सीसीटीवी में दिख भी रहा मारपीट करते हुए, लेकिन दुकानदार ने जब विरोध किया तो अपराधी जो 2 राउंड फायरिंग करके भाग निकले। इस दौरान अपराधियों का एक पिस्टल भी वहां पर गिरा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस का अधिकृत बयान इस मामले पर अब तक नहीं आ पाया है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4 की संख्या में अपराधी हैं और किस तरीके से दुकानदार पर ये टूट पड़ते हैं। कभी पिस्टल की बट से मारा जाता है तो कभी हाथ से पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनका एक पिस्टल गिरा भी है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि एक्शन अब तक इन पर नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इनकी पहचान करने में जुटी हुई है। जो 2 अपराधी हैं वो आपको हेलमेट पहने हुए और 2 अपराधी आपको टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इनकी पहचान भी करने की कोशिश की जा रही है। मुंह पर जो मास्क है वो भी एक अपराधी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। आसपास कुछ लोग भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि दुकान बंद करने का वक्त हो गया था, वो अब निकलने ही वाले थे दुकान से, लेकिन उसी वक्त अपराधी धमकते हैं और वहां पर देखिए किस तरीके से खौफ का माहौल पैदा करते हैं। हालांकि दुकानदार भी कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं इस लूटपाट से बचाने को लेकर के, लेकिन उन्हें देखिए किस तरीके से लगातार मारपीट उनके साथ की जाती है। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है और इन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल कई है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से, कि दुकान में इस तरीके से अपराधी घुसते हैं, मारपीट करते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देखते हैं। देखना होगा कब तक ये अपराधी गिरफ्तार होते हैं। और एक नजर इस